हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। प्लीज़ घर पे रहिए। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एसएसटी, इट मीन्स की सामाजिक अध्ययन, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेकंड यूनिट। इसका सेकंड यूनिट है राजपूतों की उत्पत्ति। तो स्टार्ट करते हैं। राजपूत संस्कृत के राजपुत्र से भारतीय उप महाद्वीप की एक जाति समूह है जिसमें कई जातियों, उपजातियों और कुल सम्मिलित हैं। राजस्थान को ब्रिटिश सेना भी कहा गया। भारतीय इतिहास के विवरण में हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, पारामार वंश एवं गुर्जर प्रतिहार वंश आते हैं। राजपूत लोग भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग में पाए जाते थे। इनका विस्तार किस तरह था? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणवी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में थे। तो पढ़ते हैं गाइस, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के वृद्ध भाग पर एक छत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत में अनेक छोटे छोटे बड़े राज्यों से विभाजित किया गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इससे राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं एवं 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूतों के युग कहा गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इस इतिहास में कई मत प्रचलित थे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला था विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉड का है। इसके अनुसार राजपूत वह विदेश जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया तथा वे राजपूत को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तो नेक्स्ट था राजपूतों वाला जो पॉइंट था इसमें नेक्स्ट है स्थानीय उत्पत्ति। इससे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड में उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति पृथ्वी राजरासों के वर्णन पर आधारित है। हाँ, तो चंदर बरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आम्बू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक राजतरंगिणी का उद्धरण भी देते हैं जिससे 36 क्षत्रिय कुल को वर्णन मिलता है। तो इसका नेक्स्ट है मिश्रित उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदी समाज में विकल्प हेतु यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। प्रमुख राजवंश कुछ इस तरह हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। गुर्जर प्रतिहार, पाल राजवंश, चहामान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, इसमें परमार वंश 2 बार लिख गया है, सॉरी, गढ़वाल वंश, चेदी वंश, राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन, भाषा एवं साहित्य। गाइस, तो आज हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। कला एवं स्थापत्य। तो इसका स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राजवंश। प्राचीन ग्रंथ कुमार पाल चरित्र एवं वर्णन रत्नाकाल आदि में परंपरागत 36 कुलों की सूची मिलती है। राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुल का लेख है, परंतु दोनों सूचियों में भिन्नता है। प्रमुख राजवंश व राजवंशों का विवरण निम्नलिखित है। तो नेक्स्ट है इसका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में की थी। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को सूर्यवंश की शाखा सिद्ध किया था। गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंश का होना सिद्ध करते हैं तथा गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों पर अंकित सूर्यदेव की कलाकृतियों भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक राजस्थान तथा गुजरात के नाम से संबाधित किया। इनकी राजधानी है कन्नौज। भाषाएं हैं संस्कृत, प्राकृत, धर्म है हिंदुत्व, शासन है राजतंत्र। ऐतिहासिक युग मध्यकालीन भारत, स्थापित 6वीं शताब्दी। और नेक्स्ट है पाल वंश। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है।
माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला है। पाल वंश का गुप्त राजवंश भी कहा जाता है। पाल वंश राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे, परंतु ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे। पाल राजवंशों के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए, जो कि इतिहास में अंकित है। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म के आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिरों का निर्माण किया और कराया, और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण करा। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, चहावान वंश और चौहान वंश। पहले इसको चहावान वंश बोलते थे, लेकिन अब इसे चौहान वंश बोलते हैं। एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक एक शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र संपाद लक्ष्य कहलाता था। हाँ, तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है चंदेल वंश। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देती हूँ। चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश हुआ, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। उन्होंने लगभग 4 शताब्दी तक बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल शासक ने केवल महान विजेता तथा सफल शासक थे, अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड के शांति समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। चंदेलकालीन समाप्ति कला ने समूचे विश्व को प्रभावित किया। उस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला और उत्कर्ष पर थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खजुराहो के मंदिरों में ईश वंश का प्रथम राजा ननूक देव भर था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, नेक्स्ट मतलब परमार वंश है। परमार या पवार मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी क्षेत्रीय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनीय, आम्बू पर्वती और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। लगभग संपूर्ण पश्चिमी भारत क्षेत्र में परमार वंश का साम्राज्य था। ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। तो गाइस नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गढ़वाल वंश। सूर्य प्रताप सिंह कंजोली उपरहार मेजा प्रयागराज भारतीय उपमहाद्वीप की एक शक्ति थी, जिसने 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी, और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कन्याकुंज आधुनिक कन्नौज पर भी शासन किया। गढ़वाल शासकों को भी काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि बनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। गाइस नेक्स्ट और लास्ट है इसका कलचुरी चेंदी वंश। कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश था। इस राजवंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश है, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में जिसे चैंदी हृदय या उत्तरी कलचुरी कहा जाता है, तथा दूसरा दक्षिणी कलचुरी जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र पर राज किया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक है इसका राजपूत कालीन साम्राज्य एवं संस्कृति। राजपूत युग में समाज वर्णों उपवर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। लुहार, सुनार, चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस युग में नवीन जाति का उदय हुआ, जिसे कायस्थ कहा जाता था, जो स्वभावतः लिपिक थे। अब देखते हैं गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है राजपूतों का शासन व्यवस्था। राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र शासन पद्धति थी। राजा की स्थिति सर्वोपरि होती थी। न्याय तथा सेना सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा की स्मरणान परक उपाधि परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधि होती थी।
गाइस नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजपूत काल में कृषि जनता की जीविका का मुख्य साधन था। इस समय तक कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था। विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन हुआ था। तो गाइज इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, राजपूतों की भाषा के बारे में बात करते हैं। राजपूतों की मूल भाषा प्राकृत थी, जो कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ क्षेत्रीय भाषाओं से अलग था। राजपूत अवधि के दौरान स्वदेशी साहित्य ने काफ़ी प्रगति की। यह सत्य है कि राजपूत काल में ही सभी हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली की तरह अनेक भारत की आधुनिक स्थानीय भाषाओं का भी विकास किया गया। राजपूत राज्यों में कला, आर्ट इन द राजपूत स्टेट्स। राजपूत राजा महानिर्माता थे। उन्होंने अनेक मंदिर, किले, बांध, जलाशय, स्नान घर बनवाए। वास्तुकला की अनेक शैलियों का विकास हुआ। गाइज ये मैंने आपको सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी है, इसी में फालतू का कुछ नहीं दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।